गाइस, मेरा नाम है रितिका त्यागी और आज हम क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसमें आपको यहाँ लिखा दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स की। इंडेक्स से हमको ये समझ आ जाएगा कि सीबीएसई के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो ये है इंडेक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। इसमें देखते हैं कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने तरह के हैं, उनकी पोलैरिटी क्या है और लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनसे रिलेटेड कुछ नियम। इसके बाद आ जाएंगे सब्सटेंसेस, कंडक्टर, इंसुलेटर, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते, तो हम कवर करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में न्यूमेरिकल्स यहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को, और इलेक्ट्रिक सर्किट में ही हम बात करेंगे सिंबल्स की। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, किस कंपोनेंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये लेक्चर बाय लेक्चर हम कवर करेंगे। और इसमें आपको यहाँ लिखा दिखाई दे रहा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं अगर इफेक्ट की बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिक करंट के, तो मेजरली 3 टाइप्स के इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड थर्ड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट की, वो हम इस चैप्टर में कवर कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम फिजिक्स के चैप्टर 2 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कवर करेंगे, जस्ट इसके नेक्स्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो सीबीएसई के सिलेबस में 10th क्लास के लिए नहीं आता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसमें सबसे पहला है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा का ही रूप है जिसको हम अपने डेली लाइफ में, घरों में, इंडस्ट्री में और हम ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिसिटी के यूज से रिलेटेड, और उसके एनर्जी का फॉर्म है, ये हमें डिफाइन में पता चलता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डिफाइन की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर डिफाइन के लिए हमें बात करनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है, इट इज डिस्क्राइब एज द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मेनली इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिवाइस। इसका मतलब आपको यहाँ एक चीज समझनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स, मेनली इलेक्ट्रॉन्स, किसी डिवाइस यानी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी के एक प्रॉपर डिफाइन में बोलूँ, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, और वो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारी बात आती है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते कितने तरह के हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। याद रखना भी आसान है, पॉजिटिव एंड प्रोटॉन दोनों पी से शुरू होते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप्स के हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, सेकंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें इनकी पोलैरिटी से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर चार्जेस को क्रिएट करा दें किसी भी तरीके से, वो भी तरीका बताऊंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, नेगेटिवली चार्ज। उसी चीज को डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे 2 केस दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में बात हुई है रबिंग ऑफ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ। यहाँ पे क्या किया है, ग्लास की एक रोड ली है, उसको एक सिल्क के कपड़े से रब किया है। आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ क्लियरिटी मिलाना चाहती हूँ रबिंग के दौरान होता क्या है। रबिंग क्या करता है, किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता है। कैसे कर सकता है, रबिंग के दौरान 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके जो एटम्स है, क्योंकि किसी भी मैटर को बनाने के लिए मेजर कंस्ट्रेंट उनका एटम होता है, तो उनके एटम्स में इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन के दौरान एक ऑब्जेक्ट के एटम्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर होने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी,
और जिस पर ट्रांसफ़र किए गए हैं उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी एक्सिस में हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं यानी जिसको गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है और मैं दोनों को रब करती हूँ, तो रबिंग के दौरान इसके इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट सेकंड पे ट्रांसफ़र हुए, हम ये कंसिडर कर रहे हैं, मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर गए हैं यानी ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने माना हुआ है जिसके इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ इसको देख लेते हैं। जब ग्लास रोड को सिल्क कपड़े से रब करते हैं तो ग्लास रोड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिल्क कपड़े पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के कारण ग्लास रोड पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और सिल्क कपड़े पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कारण क्या रहा? ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए यानी ग्लास रोड पे हुई इलेक्ट्रॉन की कमी, और सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो उस पर हुए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी एक्सिस में, जिसके कारण वो नेगेटिव चार्ज हुआ है। इसी तरह से सेकंड केस और दिया हुआ है जिसमें बात हुई है एबोनाइट रोड की। एबोनाइट रोड को वुलन क्लॉथ से रब किया गया है। एबोनाइट रोड होता क्या है? एबोनाइट रोड इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर। ये पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स विच इज मेड बाय एडिंग मैनी मोनोमर्स, यानी बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के एक बड़ा चीज़ जो बना दिया गया, दैट इज पॉलीमर। इसका जनरल एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में पॉलीथीन है, उसको हम छोड़ते हैं अभी आते हैं। एबोनाइट रोड एक पॉलीमर है। आपको क्या करना है? उसको वुलन क्लॉथ से रब करना है। अब रबिंग के दौरान जैसा कि बताया, अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो इनिशियली अनचार्ज था, न्यूट्रल था, उस पर चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर पोलैरिटी की बात करते हैं तो यहाँ एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आते हैं और वुलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। एबोनाइट रोड अगर मैं कह रही हूँ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव मीन्स यहाँ पे वुलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होकर एबोनाइट रोड पे ट्रांसफ़र हुए हैं, और वुलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के कारण वुलन क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, जिसके कारण वुलन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। आपको यहाँ पर दो केसेस को ज़रूर याद रखना है, और इन दोनों में पोलैरिटी जो डेवलप होती है ग्लास रोड एंड एबोनाइट रोड पे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज एंड एबोनाइट रोड नेगेटिव चार्ज। सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज, वुलन क्लॉथ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को मेज़र करने के लिए कौन सी हम यूनिट का यूज़ करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट लगाया जाता है, जैसे कि लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस को मेज़र करने के लिए ऐसा यूनिट है कूलाम, जिसका सिंबल होता है कैपिटल C। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो वो होता है नेगेटिव 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, एंड 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पे मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स भी हैं पॉजिटिव चार्ज हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों की क्वांटिटी जो है, एक तरह से जो मेजरिंग वैल्यू है चार्जेस की, वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल इन चार्जेस बट विथ ऑपोजिट पोलैरिटी, यानी इनके चार्जेस तो इक्वल हैं लेकिन पोलैरिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर हम रब कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो चार्जेस डेवलप हुए, लेकिन कितने चार्जेस रबिंग के दौरान डेवलप हुए, इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो फॉर्मूला होता होगा। यस, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल NE। आपको याद रखना है Q इक्वल NE। यहाँ पे जो Q रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर डेवलप हुआ है ड्यूरिंग रबिंग। N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चार्जेस, कितने एक्चुअल में कितने हुए हैं नंबर इलेक्ट्रिक चार्जेस के डेवलप। E रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन।
कि वो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ले रहा है प्रोटॉन का, तो उस चार्ज कितना है, जो कि वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। ई की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है और इसको अधिकतर बोर्ड में देखा गया है, एमसीक्यू फॉर्म में भी और कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपको दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ के समझ आया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हमें यहाँ पे n कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दिया नंबर मतलब n कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, ये दैट इज चार्ज, ये चार्ज है। ठीक, तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, यानी ये हमें Q की वैल्यू दिया हुआ है 1c कूलम, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। n हमें कैलकुलेट करना है और E हमें पता होता है, लेकिन किसके लिए E निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। हाँ, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोलैरिटी को शो करने हैं, तो मैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इस चीज को यहाँ पे स्किप कर सकती हूँ। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है Q इक्वल NE। हमें निकालना क्या है n, तो n के लिए फॉर्मूला बनेगा Q/E, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। जब मुझे n निकालना है तो e को मैं डिवाइड में भेज देती हूँ। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देती हूँ। Q की वैल्यू 1 कूलम एंड E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम कैंसिल कूलम से कूलम क्या हो जाता है, कैंसिल। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये जो पावर है 10 की -19 कूलम नीचे दी हुई है डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऊपर ले जा रही हूँ न्यूमरेटर में। अब यहाँ क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर रही हूँ, डेसिमल को हटा के 0 ले रही हूँ न्यूमरेटर में। इसको मैं कैंसिल कर दूंगी 2 से, 2 5 जा एंड 2 8 जा, क्योंकि 16 बन चुका है अगर हम डेसिमल को यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहाँ बन जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19। और अगर हम 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमको ये पॉइंटों में कुछ आंसर मिलेगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19। इस डेसिमल को मैं यहाँ डिस्प्लेस कराती हूँ 1 डिजिट से, तो ये हमें मिलता है 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर। अब बात आती है 10 टू द पावर की। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ था 0.6 जो कि एक छोटी वैल्यू है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया 6.2 यानी बड़ा कर दिया। अगर हम छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो जो 10 की पावर होगी वो बड़े से क्या हो जाएगी, छोटी। लेकिन कितनी छोटी होगी वो हमें पता लगेगा यहाँ पर कितने डिजिट का हमने डेसिमल को डिस्प्लेसमेंट कराया है। तो हमने सिर्फ एक डिजिट डिस्प्लेस कराया तो 1 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। और यहाँ से हमें समझ आता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम बनाते हैं। तो यानी 1 कूलम चार्ज एक बड़ी यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए होती है।